नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो आइए आज नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा ये है आज जो हेडिंग है, पहली हेडिंग आपकी रहेगी छद्म या आवासीय एकाणुक अभिक्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसमें टिक कर लेना। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी हो, एक हो। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे शॉर्ट में लिखने के लिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक और आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया आवासीय एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो आवासीय एकाणुक क्या क्या है, कोटि कितनी होती है इसकी, कोटि होती है इसकी एक, आणविकता कितनी होगी 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो और आणविकता क्या हो 1 2 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आवासीय एकाणुक अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। देखिए एथिल एसीटेट क्या होता है, ये फार्मूला है एथिल एसीटेट। देखिए यहाँ पर लिखा है C2H5, ये होता है आपका एथिल। ठीक है, इतना पार्ट जो लास्ट में लिखा हुआ है ये होता है एथिल। और CH3COO जुड़ा है, CH3COO, ये होता है एसीटेट। तो इसमें जुड़ा क्या है लास्ट में, एथिल C2H5, तो नाम बन जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये तो नाम हो गया आपका एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट में क्या बोला, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। देखिए जल अपघटन, जल के साथ तो जल अपघटन करेंगे। ये H+ इसलिए लगा है कि अम्लीय उपस्थिति है, ठीक है, किसी अम्ल की। तो जब ये, तो देखो क्या बनेगा, ये अगर आपको याद हो कि H2O में क्या होता है, H+ और OH- होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसीटेट है, एसीटेट वाले को मिल जाएगा H और एथिल को मिल जाएगा OH। तो अगर एथिल को OH मिलेगा तो आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल, और एसीटेट को मिल जाएगा H, तो बन जाएगा एस्टिक अम्ल। तो देखिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कोटि होती है वो जल पर निर्भर नहीं करती है। तो कोटि कितनी है, एक। और आणविकता कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी, 2। एक एग्जाम्पल और है इसका, सुक्रोज का जल अपघटन। तो सुक्रोज यानी कि जो चीनी का फार्मूला होता है वही होता है सुक्रोज का फार्मूला। तो ये देखिए H+ की जगह यहाँ पर H2SO4 लिख दिया। तो यहाँ पर आपका बन गया ग्लूकोज और ये बन गया फ्रक्टोज। अब देखिए बस लिखने के लिए ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग है, यहाँ पर G लिखा है, यहाँ पर F लिख दिया, लेकिन दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। तो आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या है। तो लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, एक मिनट, यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल अभी हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे जब आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक पढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसमें फार्मूला लगे, ये फार्मूला आता कैसे आया, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में। ठीक है ना, तो देखते हैं हम आगे। लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वैसे प्रथम कोटि आपको बता चुके हैं हम, डेफिनेशन एक। तो यहाँ पर भी आप अगर वो वाली डेफिनेशन आपको टफ लग रही हो तो आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की कहलाएगी। और प्रथम की जगह ये जो प्रथम लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर आप द्वितीय लिखेंगे तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, और इसकी जगह अगर आप तृतीय लिखेंगे तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए इस पर एक डेरिवेशन है, मान के चलते हैं ये कोई रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है। ए आपका अभिकारक हो और अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद। लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल a दिया है, ये अभिकारक की मात्रा ली है कब, शुरुआत में, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो t = 0 पर। ठीक है, तो जब t = 0 है तो यहाँ पर उत्पाद भी आपका 0 ही बनेगा। लेकिन t कुछ समय हो जाएगा, तो समय जब होगा तो कुछ मान लीजिए आपका उत्पाद बन गया। तो जब उत्पाद बनेगा तो जो भी इस मात्रा में से जो उत्पाद बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। मान लीजिए 10 मोल आपने लिए थे शुरुआत में, तो जब टाइम 0 था तब यहाँ पर उत्पाद कुछ नहीं बना था। लेकिन कुछ टाइम होगा, मान लो 1 या 2 सेकंड, तो मान लीजिए 2 मोल यहाँ पे बन गए, तो यहाँ पर जो 10 मोल थे कितना बचेगा, 8 बचेगा। कैसे कि 10 में से कितना घटा दो, 2 घटा दो, तो वो कितना हो जाएगा, 8। यही हमने यहाँ पर किया है कि a में से कितना घटा दिए, x, तो कितना बचा हमारा a - x।
बस यहीं से हमारा डेरिवेशन शुरू हुआ। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो dx/dt, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया वेग जो होता है वो dx/dt समानुपात हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता के। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आएगा, अभिक्रिया का वेग dx/dt समानुपात हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। ये है अभिकारक की सांद्रता। इसके बाद dx/dt समानुपात का साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा, जो कि क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, जिसका नाम रहेगा वेग स्थिरांक, और क्या रहेगा a-x। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 का कर देंगे समाकलन। तो देखिए जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन आ जाएगा dx अपॉन, और ये a-x यहाँ पहुँच जाएगा और dt पहुँच जाएगा k के पास में। तो आपका हो जाएगा dx अपॉन a-x, और k का समाकलन होगा नहीं, और dt कहाँ पहुँच जाएगा तो dt का क्या हो जाएगा समाकलन। तो इससे आगे होगा क्या, तो 1/a-x का समाकलन होगा माइनस लॉग e a-x। ये समाकलन होता है, अगर आप मैथ के हैं तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। इसका समाकलन करने पे कितना आ जाएगा माइनस लॉग e a-x। और अगर मैथ बैकग्राउंड से आप नहीं हैं, बायोलॉजी से हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि 1/a-x का समाकलन क्या होता है, माइनस लॉग e a-x होता है। बस आप ऐसे याद कर लें, k का k ही रहेगा, dt का आपका हो जाएगा t प्लस सी। देखिए समाकलन स्थिरांक का एक इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सी लिया है यहाँ पर, आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह, सी की जगह आप मतलब कोई भी मतलब एक कांस्टेंट ले सकते हैं समाकलन स्थिरांक। बस ये के ना लेना क्योंकि के डबल टाइम रिपीट हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे। अभी हमने आपको बताया था कि ये समाकलन करने पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, सी क्या हो जाएगा समाकलन स्थिरांक। अब देखिए समाकलन में हमें लिमिट रखनी होती है, तो 0 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा टाइम भी हमने 0 से लिया था, एक्स भी 0 से लिया था। तो एक्स की जगह 0 और टी की जगह 0 रख देते हैं। ठीक है, समीकरण ये वाले में एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो देखिए माइनस लॉग ई a-0 रख देंगे, क्योंकि एक्स की जगह 0 बराबर के इंटू टी की जगह 0 रख देंगे, ये प्लस सी। ठीक है, तो c बराबर आपका निकल के आ जाएगा माइनस लॉग ई ए। ठीक है, और c की वैल्यू हम किस में रख देंगे, फिर से इसी समीकरण में रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस लॉग ई a-x, यानी कि यहाँ पर सेम रहेगा, बराबर के टी फिर से सेम रहेगा, और प्लस c था लेकिन c की वैल्यू माइनस में आई, तो माइनस लॉग ई ए हमने कर दिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो अपोजिट साइड जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये इस तरफ आएगी, प्लस की हो जाएगी, और तो लॉग ई ए माइनस ये वाली वैल्यू माइनस में ही रहेगी, क्योंकि इसी साइड बराबर में आपका के टी रहेगा, यानी कि माइनस लॉग ई ए आपकी इस तरफ आएगी, तो ये प्लस की हो जाएगी वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है सेम टू सेम लिख दी है यहीं पर, बराबर में क्या हो गया के टी हो गया आपका। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप देखिए के बराबर 1/t। तो देखिए अगर हमें के बराबर निकलना, तो ये टी किस में है, गुणा में, तो किस में पहुंच जाएगा, भाग में। तो ये गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा के बराबर 1/t। और देखिए लॉग ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लॉग ए माइनस बी का, तो लॉग ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। ठीक है ना, तो लॉग ए अपॉन बी इसको हमने लिख दिया। अब लॉग ई है, यहाँ पर लॉग ई है, क्या है लॉग ई। लॉग ई को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो बस लॉग देखो यहाँ पर लॉग ई लिखा है, और यहाँ आप देखेंगे लॉग बेस 10 लिखा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर कितना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 का। तो चाहे तो लॉग ई हो या ln हो या क्या हो ln हो, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर ln भी आपका लॉग का ही एक फॉर्म होता है, लॉग में कन्वर्ट करना, लेकिन लॉग में कौन सा बेस 10 में, तो 2.303 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ln हो चाहे लॉग ई हो। इसको प्राकृतिक लॉग यानी कि लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए लॉग किसका 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो समीकरण निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा के बराबर 2.303 बटे में टी रहेगा लॉग बेस 10 a अपॉन a-x। तो ये हमारा समीकरण व्यंजक निकले था किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डेरिवेशन ये कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम इसके कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रिया कुछ लक्षण पूछे जाते हैं, उन लक्षण को और कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जल्दी से इसके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण को कवर करते हैं। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो आपको अभी समीकरण पढ़ा है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a-x समीकरण का पालन करती है, यानी कि जो समीकरण हमने डेरिवेट किया उसका समीकरण का पालन करिए, क्योंकि इसी का है। दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पॉइंट से अगर आपसे कहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ाएंगे, तो मतलब अभिकारक की सांद्रता 2 गुना बढ़ाएंगे
बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना बन जाएगा, n गुना, यानी कि n की जगह हमने कितना रखा 2, तो 2 ही गुना बढ़ेगा। 3 रखेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना रखेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगा। इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई अलग अलग होती है। क्या होती है आपको पीछे बताइए, वेग की इकाई तो यही होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन वेग स्थिरांक की इकाई पीछे आपको बता चुके हैं, ये कितनी होती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अनंत मतलब कभी पूर्ण नहीं होती, लिखा है, अर्थात यह कभी पूर्ण नहीं होती। तो क्वेश्चन आए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होती है, नहीं होती, कितना समय लगता है, अनंत समय लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो एक ये k बराबर 0.693/TF, इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्धायुकाल में संबंध क्या होता है, तो k बराबर 0.693/TF होता है। अब प्रथम कोटि की कुछ अभिक्रिया के उदाहरण बता देते हैं और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण देखिए, ये उदाहरण हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बस आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि कोटि जो होती है वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है, तो बस इसमें आप कभी कभी एग्जाम्पल दे दिया है किस कोटि की अभिक्रिया, तो आप प्रथम कोटि की। H2O2 का अपघटन ये पीछे आपको बता चुके हैं किस कोटि का, प्रथम कोटि का। अमोनियम नाइट्राइड भी आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार ये विघटित होता है। अमोनियम नाइट्राइड नाइट्रोजन और जल में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में, देखिए ये रिएक्शन पीछे बता चुके हैं, इस वजह से बस आपको रिवीजन करा दिया। अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का अपघटन, तो पीछे देखिए छद्म या आभासी एकाणु का अभिक्रिया अभी आपको बताया, उसमें ये रिएक्शन आपको बताई है, तो ये भी प्रथम कोटि के। चीनी का अपघटन, देखो चीनी की जगह हमने सुक्रोज लिखा था, उसका अपघटन में आपको यहाँ पर जी शॉर्ट में जी लिखा था और यहाँ पर क्या लिखा था, एफ लिखा था, तो ये रिएक्शन भी आपको बता चुके हैं। केवल एक नई रिएक्शन ये वाली है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये होता है और ये टूट जाता है किस प्रकार में, NO2 + O2 में, 4 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आज प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।